हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय टेक्स्ट बुक। और आज हमें पढ़ना है फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 8 और इसके ऑथर है ए आर बॉर्टन। तो पहले राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं। ए आर बॉर्टन इज ए मॉडर्न राइटर हु लिव इन ज्यूरिच। ए आर बॉर्टन आधुनिक लेखक है जो ज्यूरिच में रहते हैं। राइट्स इन इंग्लिश और अंग्रेजी के लेखक हैं। ही हैड ऑथर मैनी स्टोरीज दैट आर मेनली कंसर्न विद प्रॉब्लम एंड प्रिडिकमेंट ऑफ द एडोलसेंस। और मुख्य रूप से ये उन समस्याओं के बारे में लिखते हैं जो किशोर लोगों की कल्पनाओं से संबंधित होती है, यानी कि जो किशोरावस्था में कल्पनाएं होती है, प्रिडिकमेंट्स, उनसे संबंधित में उनके बारे में ये लिखते हैं। चैप्टर शुरू करते हैं यहाँ से। When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. सोफी के साथ में उसकी सहेली है जिसका नाम जेंसी है। तो सोफी अपनी फ्रेंड जेंसी से बोलती है कि जब मैं विद्यालय छोड़ दूंगी, विद्यालय पूरा हो जाएगा, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, तो मैं एक बुटीक खोलूंगी, यानी कि बुटीक का व्यवसाय मैं करूंगी, शॉप खोलूंगी, बुटीक। जेंसी लिंकिंग आर विद हर अलोंग द स्ट्रीट लुक डाउटफुली। उसकी बात सुनकर उसकी फ्रेंड जेंसी को, जो कि उसका हाथ पकड़कर चल रही थी, अमेज हो जाती है, डाउटफुली, संदेह की दृष्टि से उसको देखने लगती है। उसको विश्वास नहीं होता जो सोफी कह रही है उस चीज पर। टेक मनी शॉप, समथिंग लाइक दैट। तो जेंसी अपनी फ्रेंड से बोलती है कि इस प्रकार का बुटीक खोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा चाहिए, मनी लगता है। आई विल फाइंड इट, सोफी सेड। सोफी अपनी फ्रेंड को रिप्लाई करती है कि मैं इसके अरेंजमेंट कर लूंगी, मनी की कोई दिक्कत नहीं है, मैं व्यवस्था कर लूंगी। स्टेयरिंग फॉर डाउन द स्ट्रीट। और जब इस प्रकार का वो जवाब देती है तो गली में वो नीचे देख रही होती है। टेक यूर लॉन्ग टाइम टू शेव दैट मच। जेंसी उसको समझाती है कि इतना सारा बुटीक खोलने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए काफी लंबा समय लग जाएगा, सेविंग करने के लिए, बचत करने के लिए। वेल, आई विल बी अ मैनेजर देन, यस ऑफ कोर्स, टू बीइंग विद। ठीक है, तो हाँ, सचमुच शुरू में मैं मैनेजर बन जाऊंगी, यानी पहले पहले किसी के यहाँ पर मैनेजर का काम कर लूंगी, जब तक मेरे पास पर्याप्त धन नहीं होगा, पर्याप्त पैसा नहीं होगा। पर जो कुछ भी हो, मैं जानती हूँ ये सब कैसा होगा, यानी कि कैसा दिखेगा जब मेरा बुटीक होगा। तो वो उसको जेंसी को समझाती है। बट एनीवे, आई नो जस्ट हाउ इट इज आर गोइंग टू लुक। जो कुछ भी हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब ये तैयार हो जाएगा मेरा बुटीक तो किस प्रकार का दिखाई देगा। दे वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्टेट ऑफ शॉप, सोफी। जेंसी बोलती, सोफी, तुम्हें शुरुआत में ही कोई भी व्यक्ति मैनेजर अपने यहाँ पर नहीं बना देगा, इसमें समय लगता है, स्टार्ट में कोई नहीं बनाएगा। आई विल बी लाइक मेरी क्वांट, सोफी सेड। आई विल बी अननेचुरल। तो जेंसी को सोफी बोलती है कि मैं मेरी क्वांट के जैसी हूँ और मेरे में ये नेचुरल एबिलिटी है मैनेजर होने की। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट। और शुरुआत से ही वो मेरे में, जब मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन करूंगी तो वो देख लेंगे मेरी एबिलिटी और मेरे को स्टार्टिंग में मैनेजर बना देंगे। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शो दिस सिटी इज एवर सीन। और यहाँ पर इस शहर के अंदर बाद में मेरे पास बहुत ही खास, शानदार बुटीक शॉप होगी जो यहाँ पर कभी किसी ने देखी नहीं होगी। जेंसी नोइंग दे वर बोथ ईयर मार्क फॉर द बिस्किट फैक्ट्री बिकेम। तो जेंसी को याद आया, यहाँ पर ईयर मार्क का मतलब होता है कमिटमेंट, कि उन्होंने तय किया था कि वो किसी बिस्किट फैक्ट्री में साथ साथ काम करेंगे। तो वो मेलंकली हो जाती है, दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है इस बात को जानकर कि जो डिसाइड किया था वो नहीं करके शॉप कोई दूसरा काम करने जा रही है। शी विश सोफी वुड नॉट से दिस थिंग। उसकी इच्छा थी जेंसी की कि काश वो रुक जाए, इस प्रकार के विचार ना करे, और जो उन्होंने डिसाइड किया काश वो ही काम वो दोनों साथ में मिलकर करें। व्हेन दे रीच सोफी जी स्ट्रीट, जेंसी से, और चलते चलते जब सोफी की गली पर वो पहुंच गए तो जेंसी बोली, इट इज ओनली अ फ्यू मंथ अवे नाउ, कि हमने जो डिसाइड किया था कि हमारा स्कूल पूरा होने के उपरांत, तो उसमें थोड़ा ही समय है, कुछ ही मंथ बचे हुए हैं। सो यू रियली शुड बी सेंसिबल। तो तुम्हें कुछ तो वास्तव में थोड़ा समझदार होना चाहिए और इस प्रकार से अनसेंसिबल बातें नहीं करनी चाहिए। दे डू नॉट पे वेल फॉर शॉप वर्क,
जहाँ पे तुम मैनेजर का काम करने की बात कह रही हो वहाँ पर तुम्हें पर्याप्त या सही से पेमेंट नहीं मिलेगा, अच्छा सा भुगतान वहाँ पर नहीं किया जाएगा। यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट। तुम ये भी जानती हो कि अच्छे से कि तुम्हारे पिताजी इसके लिए तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे, परमिशन नहीं देंगे। और एन एक्ट्रेस, तभी जेंसी को सोफी बोलती है कि या फिर मैं एक अभिनेत्री बनूंगी। नाउ देयर इज अ रियल मनी इन दैट। अभिनेत्री के काम में वास्तव में काफी पैसा है, खूब सारा धन कमाया जा सकता है। यस, हाँ, एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड। और साथ ही साथ साइड जॉब के रूप में मैं बुटीक भी चला सकती हूँ। एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम, क्योंकि एक्ट्रेस अभिनेत्रियां फुल टाइम ऑल डे वर्क नहीं किया करती, उनका वर्क थोड़े समय का होता है, तो मैं बुटीक साथ में चला सकती हूँ। एनीवे दैट और अ फैशन डिजाइनर, या जो कुछ भी हो, या फिर मैं एक फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। यू नो, तुम जानती हो समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड। यू नो, तुम जानती हो समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड, कि ये कितना शानदार होता है ये कार्य। And she turned in through the open street door, leaving Jancy standing in the rain. उस समय बरसात हो रही होती है, तो जहाँ पे गली के अंदर एंट्री होती है वहां पर एक डोर लगा हुआ था, दरवाजा लगा हुआ था, तो उससे वो अंदर चली जाती है, उधर की तरफ मुड़ जाती है गली में, और जेंसी को वहीं पर बरसात में भीगता हुआ खड़ा छोड़ के आगे बढ़ती है। इफ एवर आई कम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक। यदि मेरे पास कभी भी पैसा आया तो मैं एक बुटीक खरीद लूंगी। हाँ, if you ever come into money, if you ever come into money, you will buy a blessed decent house to live in. Thank you very much. तो जेंसी कहती है कि अच्छा, अगर तुम्हारे पास इस प्रकार से बुटीक से काफी पैसा आ जाए तो हम दोनों के लिए एक अच्छा सा शानदार सा तुम घर जरूर खरीद लेना, ताकि हम दोनों वहां साथ में रह सके। Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go. तो सोफी घर पे पहुंच जाती है और वहां पर सोफी के जो फादर हैं वो, यहाँ पर स्कूपिंग का मतलब होता है चम्मच से। शेफर्ड पाई एक प्रकार की डिश है जिसको चम्मच से वो खा रहे होते हैं, और एज हार्ड एज ही कुड गो, यानी चम्मच को भर भर के, जितना चम्मच में आ सके उतना। हिज प्लम फेस स्टिल ग्रीमी, हिज प्लम फेस स्टिल ग्राइमी एंड स्वेट मार्क फ्रॉम द डे। तो पिताजी का चेहरा अभी भी बहुत गंदा और बेकार दिखाई दे रहा था, और दिन का जो काम था उसकी वजह से पसीने पसीने के कारण वो गंदगी दिखाई दे रही थी, पसीना उनके चेहरे पर आया हुआ था। शी थिंक मनी ग्रो ऑन ट्रीज डजंट शी डेड, सेड लिटिल डेरेक हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर। तो तभी घर पे पिताजी की चेयर के पीछे, पिताजी चेयर पे बैठे रहते हैं, बैठे हुए होते हैं, और सोफी का एक छोटा भाई है जिसका नाम है डेरेक, वो पिताजी की चेयर के पीछे झूल रहा होता है, हैंगिंग कर रहा होता है, और बोलता है अपने पिताजी से कि वह सोचती है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं। शी थिंक मनी ग्रो ऑन ट्रीज। क्या वो नहीं समझती? देयर मदर साइड, और इस प्रकार से उनकी माँ निराशा से आह भरती है। सोफी वॉच हर बैग stoop over the sink and wonder at the incongruity. incongruity का मतलब यहाँ पर होता है असमानता, असंगतता। on the delicated bow, डेलिकेटेड यहाँ पर है कोमल, बिल्कुल सॉफ्ट। बो का मतलब किसी स्ट्रिंग से, कपड़े की जो स्ट्रिंग होती है धागे की, उससे एक प्रकार का फूल बना दिया जाए, वो कहलाता है बो। विच फेस्टन हर एप्रन स्ट्रिंग, और वो फूल कहाँ लगा हुआ था? उसके माँ के एप्रन के डोरी के यहाँ पर फूल बना हुआ था, स्ट्रिंग यानी डोरी का एक धागा होता है उस पर। तो सोफी अपनी माँ को देख रही थी जब माँ सिंक पे झुककर कुछ कार्य कर रही थी, और उसको आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से माँ की कमर झुकी हुई है, और झुकी हुई कमर पे वो जो सुंदर सा फ्लावर है धागे का, वो कितना असंगत लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, सूट नहीं कर रहा। द डेलिकेट सिम्बो एंड द क्रूक बैक, तो सोफी को वो जो सुंदर फूल था वो झुकी हुई कमर के साथ असंगत लगता है। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक इन द विंडो, विंडो से आ रही थी कि शाम का समय हो गया था, अंधेरा बढ़ रहा था, ये सब खिड़की से दिखाई दे रहा था। एंड द स्मॉल रूम वाज स्टीमिंग फ्रॉम द स्टोव,
वहां पर मकान के अंदर, घर के अंदर स्टोव रखा हुआ था, यानी चूल्हा, और उसकी वजह से जो स्टीम बनती है, भाप बनती है, उससे वो भर चुका था। एंड cluttered with the heavy breathing man in his vest at the table and the dirty washing pile up in the corner। तो यहाँ पर जो क्लटर्ड है, इसका मतलब है शोर से भर जाना, शोर युक्त, हैवी ब्रीदिंग, जोर जोर से सांस लेने के कारण। तो वहां पर टेबल के पास में जो उसके पिताजी भारी भरकम शरीर के साथ वहां पर बैठे हुए थे, वो जोर जोर से सांस ले रहे थे, हैवी ब्रीदिंग कर रहे थे, इस वजह से वहां पर काफी सा शोर हो रहा था। और पास ही में डर्टी वॉशिंग पाइल इन द कॉर्नर, और पास ही में काफी सारे गंदे कपड़ों का ढेर लगा हुआ था, गंदगी का ढेर लगा हुआ था। सोफी फेल्ट टाइटनिंग इन हर थ्रोट्स, सोफी ने अपने गले के अंदर कुछ खिंचाव सा महसूस किया, जैसे गला उसका दबा हुआ फील किया उसने। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोब, और तभी वो अपने ब्रदर को, जिसका नाम जियोब था, बड़ा भाई था, इसको ढूंढती हुई बाहर चली जाती है उस जगह से। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही वॉज नेलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम tinkering with a part of his motorcycle or some newspaper spread on the carpet। तो जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसका भाई घुटनों के बल, नेलिंग यानी घुटनों के बल, वहां पर फ्लोर पर बैठा हुआ होता है अपनी मोटरसाइकिल के पास में, और मोटरसाइकिल का कुछ पार्ट होता है उसको वो टिंकरिंग करता है, यानी ठोक ठोक बजा रहा होता है। और पास ही में कुछ न्यूज़पेपर कारपेट पर बिखरे हुए होते हैं। ही वॉज 3 ईयर आउट ऑफ स्कूल, उसको स्कूल छोड़े हुए 3 साल के लगभग हो चुका था। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, और साथ ही में वो एक नौसिखिया मिस्त्री भी था, मोटरसाइकिल सुधारने का काम कर रहा था, तभी वो घर पे भी अपनी मोटरसाइकिल को रिपेयर कर रहा था उस समय। ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, और प्रतिदिन अपने काम के लिए वो शहर में दूर कहीं आया और जाया करता था, ट्रेवल करता था, यात्रा करता। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, वो लगभग अब एक वयस्क हो चुका था, बड़ा हो चुका था, बच्चा नहीं रहा। एंड शी सस्पेक्ट एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग, और शोक की बात है तो शोक अपने भाई के संबंध में विचार करती है कि मेरा भाई ऐसे काफी जगहों को जानता है, काफी क्षेत्रों को जानता है, जिसके बारे में उसको, यानी मुझे पता नहीं है, और जियोफ काफी कुछ जानता है, नई नई अलग अलग जगह। तो उसको ऐसा कुछ संदेह होता है अपने भाई के ऊपर कि ये तो काफी घुमा हुआ है, अबाउट विच ही नेवर स्पोक, और ऐसी जगहों के बारे में वो कभी बताता नहीं है, लेकिन उसको डाउट हो जाता है शोक को। ही सेड लिटिल एट ऑल एवर वॉलेंट्रीली, वॉलेंट्रीली का मतलब खुद से, अपनी मर्जी से। तो जियोफ की एक हैबिट थी, वो आगे से किसी से बात नहीं किया करता था, कम बोलता था। Words had to be prized out of him like stone out of the ground, यानी शब्दों को उसके अंदर से इस प्रकार से निकाला जाता था, जिस प्रकार से जमीन में से पत्थर को खोद खोद कर निकालना पड़ता है, वैसे उससे कुछ बुलवाना होता है, केलवाना होता है, तो उसको आगे वाले, सामने वाले व्यक्ति को उसके लिए प्रयास करना होता, बात को स्टार्ट करना पड़ता था, आगे से वो कुछ नहीं बताया करता। एंड शी वाज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और इसी चुप्पी से शोक अपने भाई की चुप्पी से थोड़ी जेलस फील करती थी, यानी जलन महसूस करती थी। व्हेन ही वाज नॉट स्पीकिंग इट वाज एज दो ही वाज अवे समवेयर, उसे लगता था कि जब वो, उसका भाई उससे बात नहीं कर रहा होता है, तब वो उसके विचारों के अंदर या दिवा स्वप्न में अच्छे अच्छे स्थानों पर या किसी अन्य जगह पर उसका मन घूम रहा होता है, वो अन्य जगह की जो काफी खूबसूरत है वहां पर विचरण कर रहा होता होगा। Out of there is the word in those places she had never been, उन स्थानों पर वो विचारों के माध्यम से विचार करता होगा, कल्पना करता होगा, जिनके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती और कभी उसने देखे नहीं। Whether they were only the outlying district of the city, चाहे हो सकता है वो जगह जिनके बारे में वो विचार करता होगा, सोचता होगा, जानता होगा, वो शहर के कोई दूसरे क्षेत्र हो, और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री हु न्यू, कौन जानता है कि पास ही के कंट्री में देहात क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, तो सराउंडिंग आसपास का देहाती क्षेत्र हो, जहां पर कल्पनाओं के माध्यम से उन जगहों पर विचारों में, अपनी कल्पनाओं में उन जगहों के बारे में सोचता रहता हो, कौन जानता है इसको। तो कल्पना भी वही कर सकता है जिसने इस प्रकार के क्षेत्र देखे हो। तो यहाँ पर शोक की इच्छा है कि काश वो भी इस प्रकार नई नई जगह पर जाए, उनको देखे और नेचर का आनंद ले।
They attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach. और ये सब जो जगह है, एरियाज है, वो इस प्रकार से, इस कारण से उसको फैसिनेटेड, आकर्षित करते हैं, क्योंकि वो उन सब जगहों के बारे में अभी तक अनजान है और वो आउट ऑफ रिच है, उसकी पहुंच से अभी तक दूर है, कभी वो जा नहीं पाए, इसलिए वो अच्छे लगते हैं. Perhaps there were also people, exotic and interesting people of whom he never spoke. It was possible. ये पॉसिबल था, संभव था, क्योंकि जियो काफी कम बोलता था, तो वहां पर जिन स्थानों पर वो जाने की कल्पना करता होगा, वहां पर लोग रहते होंगे और काफी उत्तेजनात्मक, यानी कि देखते ही काफी आनंद आ जाए, एक्साइटमेंट हो जाए, और काफी इंटरेस्टिंग लोग वहां पर रहते होंगे जिनसे वो कभी बात नहीं करता होगा, ऐसा उसे संभव लगा. दो ही वॉज क्वाइट एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड इजीली. कारण ये था कि वो एक शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति था, कम बात करता था और बड़ी आसानी से किसी के साथ भी वो दोस्त नहीं हुआ करता था. शी लॉन्ग टू नो देम. और उन सब लोगों को जो नए नए क्षेत्र पे, जिस एरियाज को वो जानती नहीं है, उन लोगों को वो देखना चाहती थी. उसकी एक लॉन्ग लॉन्ग, यहाँ पर लॉन्ग मीन्स इच्छा रखना, तो उसकी इच्छा थी उन लोगों से वो मिले, देखे उनको. शी विश शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन. उसकी इच्छा थी कि उसका जो, एंड दैट्स समडे ही माइट टेक हर विथ हिम. और हो सकता था यदि वो अच्छे से उसके साथ पेश आए तो किसी दिन उसको लॉन्ग टूर पे या किसी दूसरी जगह पर घूमने के लिए लेकर जाए. दो देयर फादर फॉरबिडेड इट. फॉरबिडेड का मतलब होता है मना करना. हालांकि उनके पिताजी ने उनको इस प्रकार से बाहर जाने के लिए फॉरबिड कर रखा था, मनाही कर रखी थी. एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस एन ओपिनियन. और इस प्रकार से कोई ओपिनियन यानी विचार, सहमति जियोफ ने बाहर जाने के लिए कभी व्यक्त भी नहीं की थी सोफी से. शी न्यू ही थॉट हर टू यंग. वो ये जानती थी, ये समझती थी कहीं ना कहीं कि जियोफ मुझे काफी अभी छोटी समझता है, मैं उसके साथ घूमने जाऊं इस लायक वो समझता नहीं, मुझे छोटी समझता है. एंड शी वॉज इम्पेटेंट. लेकिन वो अब अधीर हो चुकी थी, बेचैन हो चुकी थी. इम्पेटेंट मीन्स बेचैन होना, उन जगहों पर जाने के लिए जहाँ, उन जगहों पर जिनको जियो पहले से ही जान रहा होता है. शी वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर. वो जानती थी, कॉन्शियस मीन्स जानना, समझना, वास्ट विस्तृत. वो जानती थी कि एक बड़ा सा संसार उसके लिए बाहर इंतजार कर रहा है, बस उसको जाने की देर है, काफी अच्छी दुनिया वो बाहर देख सकती है. एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली दैट. यहाँ पर ये जो वर्ड है इंस्टिंक्टिवली, इसका मतलब है अंत प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा जो बाय हार्ट आती है, ऐसी फीलिंग. हाँ, वो ये जानती थी कि शहर में या कहीं भी आसपास के जो एरियाज में वो अगर जाएगी अपने भाई के साथ, तो क्योंकि ये शहर उसका खुद का अपना है, तो वहां पर भी वो घर जैसा ही. 8 एक्सपेक्टेंटली. एक्सपेक्टेंटली का मतलब होता है यहाँ पर आतुरता, बेचैनी के साथ में. अवेटेड हर अराइवल, मानो वो जगह उसकी बेचैनी से इंतजार कर रहे हो, उसे ऐसा फील होता है. शी सा हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियो. उसने एक इमेजिन कर ली जैसे वो चल दिया हो घूमने के लिए कंट्री साइड, राइडिंग करते हुए अपने भाई के पीछे वो बैठी हुई है. ही वो न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर. और भाई ने, यहाँ ही भाई के लिए, जियोफ के लिए रेफर हुआ. उसने चमचमाते हुए काले रंग की लेदर्स के कपड़े पहन रखे हैं. एंड शी आ येलो ड्रेस विद अ काइंड ऑफ केप. यहाँ पर केप का मतलब होता है दुपट्टा. और सी, उसने एक पीले कलर की पोशाक पहन रखी है और साथ ही में एक दुपट्टा है. दैट फ्लू आउट बिहाइंड, जो जब वो राइडिंग कर रहे होते हैं तो पीछे उड़ रहा होता है हवा के अंदर. देयर वाज द साउंड ऑफ एपिल्यूज एज द बर्ड रोज टू ग्रीट देम. एपिल्यूज का मतलब यहाँ पर होता है जय जयकार, किसी किसी व्यक्ति की जय करना. तो उसे ऐसा कल्पना के अंदर फील होता है जब वो इमेजिन कर रहे होते हैं कि लोग जब वो जाते हैं वहां पर उन एरियाज में, कंट्री साइड में. He said, frowning at the oily component he cradled in her hand.
as though it were a small dumb animal and he was willing it to. यहाँ पर क्रेडल का मतलब होता है रख देना, हाँ, ऑयली का मतलब तेल से युक्त, कंपोनेंट का मतलब ये पदार्थ, कंपोनेंट का मतलब होता है सॉरी पदार्थ, जो लिक्विड है ऑयल है वो एक कंपोनेंट ही है, पदार्थ है। और और वो ऑयल से भीगे हुए कंपोनेंट्स के अंदर वो छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उसकी बाइक के, उनको अपने हाथों में लिए हुए होता है जियो, मानो वो जो पार्ट्स हैं वो कोई जानवर है, गूंगे बहरे इस प्रकार से, और मानो वो उनसे बातें करेगा। आई मीट डेनी केसी, सोफी सेट, सोफी आप शुरुआत करती है अपने भाई से, अपने ब्रदर से बात करती है और बोलती है कि मैं आज डेनी केसी से मिली। अब यहाँ पर एक और कैरेक्टर आ जाता है डेनी केसी, इसको हमें याद रखना है। तो ये वो अपने भाई को बता देती है। ही लुक अराउंड एब्रप्टली, एब्रप्टली का मतलब अचानक से, वेयर कहाँ, वो अचानक से चारों ओर देखता है आसपास अपने और पूछता है तुम डेनी केसी से कहाँ मिली। इन द आर्केड, फनीली इनफ। और वो बताती है सोफी कि हम उससे आर्केड में, यानी कि जहाँ पर दोनों और दुकानें हो, बीच में रास्ता हो गलियारे जैसा, उसे आर्केड बोलते हैं। इज नेवर ट्रू, तो जियो बोलता है कि ये सच नहीं हो सकता। आई डिड ट्रू, तो सोफी उससे बोलती है जियो से कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा कि ये सच नहीं हो सकता कि मैं डेनी केसी से मिल रही हूँ। यू टोल्ड डैड, तुमने क्या इसके बारे में पिताजी को बताया, डैड को बताया। शी शोक हर हेड, उसने मनाही में अपना सिर हिला दिया। चेस्टन chastened at his unawareness that he was always the first to share his secret. तो उसको वो सोपी पछतावा करवाना चाहती हो कि उसके सीक्रेट जानने वाला जियो पहला व्यक्ति होता है जिसको वो आकर सीक्रेट बताती है, और इस चीज को जियो रियलाइज करे, इसलिए वो उसको सिर हिलाते हुए मना करती है कि मैंने पिताजी को नहीं बताया, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो यहाँ पर चेसेंट का मतलब होता है रिग्रेट करना, पश्चाताप करना। किस चीज के लिए पश्चाताप, अनअवेयरनेस के लिए, कि उसको पता ही नहीं है कि पहला व्यक्ति जो उसके सीक्रेट जानता है वो तो खुद जियोफ है, वो खुद इस बात के लिए अनअवेयर है। मुझे भी इस पर विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है, वो डेनी केसी था। देर आई वॉज लुकिंग एट द क्लॉथ्स इन रॉयस विंडोज व्हेन समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी। तो वो बताती है कि ऐसा कब हुआ, जब मैं रॉयस की विंडो की तरफ जहाँ पर कपड़े थे रही थी, तो पीछे से मेरे बगल में आके कोई खड़ा हो गया। एंड आई लुक अराउंड, तो मैंने मुड़कर चारों ओर देखा। एंड हु शुड इट बी बट डेनिकेसी, मैंने देखा कि चारों घूमकर कि कौन है, तो वो डेनिकेसी था। ऑल राइट, ठीक है, व्हाट डज ही लुक लाइक, तो बताओ वो किस प्रकार का दिखाई देता है। डेनिकेसी जी को पूछ लेता है। ओ कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक लाइक, तो जो सोफी जवाब देती है कि अरे तुम्हें पता है कि वो किस प्रकार का दिखाई देता है, बनो मत। क्लोज टू आई मीन, मेरा मतलब है, जियो अपनी बात को संभालता है कि मतलब नजदीक से कैसा दिखाई देता है, मैंने तो दूर से टीवी पर देखा होगा। वेल ही हैज ग्रीन आइज, अच्छा उसके हरे कलर की आंखें, आंखें उसकी हरी है। जेंटल आइज, उसकी आंखें में विनम्रता झलकती है, जेंटल यानी भद्रपन, विनम्रता, जेंटलनेस। एंड ही इज नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक, जैसा तुम सोचते हो उस प्रकार से उतना लंबा, बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, उसने थोड़ा इस बात पर विचार किया कि क्या उसको उसके दांत जो है कैसे दिखाई देते थे उसके बारे में भी कहना चाहिए, बताना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर वो डिसाइड करती है, नहीं बताती है, नहीं, अगेंस्ट इट, यानी इसके विपरीत, बताने के विपरीत नहीं बताने वाला वो डिसीजन ले लेती है। देयर फादर हेड वॉश व्हेन ही केम इन एंड हिज फेस एंड आर्म वाज शाइनिंग एंड पिंक एंड ही स्मेल ऑफ अ शॉप। तो अब ये तो घर के बाहर की बात थी, अब घर के अंदर की बात हो जाती है, मकान के अंदर की। तो जब वो अंदर होते हैं तो उनके पिताजी अ, स्नान करके आ रहे होते हैं अंदर।
रहा था जिसमें पूरी बॉडी में स्मेल आ रही थी, सोप की, साबुन जो लगाते हैं वो सोप की खुशबू आ रही थी। ही स्विच ऑन द टेलीविजन, और आते ही उन्होंने, फादर ने टेलीविजन को चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। टॉस ऑन ऑफ लिटिल डेरेक शूज फ्रॉम हिज चेयर ऑन टू द सोफा, और उनकी बैठने की जो चेयर थी वहां पर डेरेक का, यानी वो छोटे बच्चे का एक शूज पड़ा हुआ था, उसको टॉस कर दिया। टॉस कर दिया मीन्स यहाँ पर उछाल दिया, और उछाल कर सोफे पर डाल दिया। एंड सेट डाउन विद अ ग्रांट, ग्रांट मीन्स एक चीख के साथ वो बैठ जाते हैं उस चेयर के ऊपर। सोफी मीट डेनी केसी, जियोफ सेड, जियोफ ने अपने पिता को जब बैठने के बाद जब वो बैठ गए तो बताया कि सोफी डेनी केसी से मिली थी। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है डेनी केसी कोई खास है इनके लिए, जो ये सब लोग पहले से ही जानते हैं। सोफी रिग्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल, जिस टेबल के पास में सोफी बैठी हुई थी वहां पर वो सिमट जाती है, मतलब मचल जाती है, हड़बड़ा, रिग्ड मीन्स सिमट कर बैठ जाना। हर फादर टर्न हिज हेड और हिज थिक नेक टू लुक एट हर, तो ऐसा सुनते ही उसके पिताजी सोफी की तरफ देखने के लिए उनकी मोटी सी जो थिक, थिक मीन्स मोटी गर्दन को घुमाकर देखते हैं, टर्न करके। हिज एक्सप्रेशन वाज वन ऑफ डिस्डेन, तो उनके डिस्डेन का मतलब होता है, मतलब अविश्वास। तो पिताजी का अविश्वास के साथ में अभिव्यक्ति होती है कि उनको विश्वास नहीं हो रहा होता है उस चीज पर कि वो डेनी केसी से मिली हुई होगी। इट इज ट्रू, जियोफ से, जियोफ बोलता है। His father said reverently to the television, टेलीविजन की तरफ देख रहे होते हैं वो, और तभी बोलते हैं पिताजी कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो टॉम फिनी को जानता था। टॉम फिनी भी यहाँ पर कोई सेलिब्रिटीज है, उसको वो व्यक्ति जानता था, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को जानता हूँ। बट दैट वाज अ लॉन्ग टाइम एगो, लेकिन ये काफी पुरानी बात हो गई। तो यहाँ पर यू टोल्ड अस, जियोफ सेड, जियोफ अपने पिताजी की सहमति में सहमति अपनी दिखाता है कि हाँ आपने हमें बताया था। केसी माइट बी दैट गुड समडे, किसी दिन हो सकता है कि जो डेनी केसी है उसके लिए भी लोग ये कहें कि डेनी केसी भी बहुत अच्छा आदमी है। जिस प्रकार से टॉम फिनी के बारे में कहा जाता था, वैसे ही ये जब सेलिब्रिटी या बड़ा आदमी बन जाएगा तो किसी दिन लोग इसके बारे में ऐसी बातें करेंगे कि डेनी केसी बेटर देन दैट इवन, यहाँ तक कि और टॉम फिनी से भी अच्छा व्यक्ति वो बन सकता है। ही इज द बेस्ट, वो सबसे अच्छा बन सकता है। नेक्स्ट, इफ ही कीप हिज हेड ऑन हिज शोल्डर, यानी वो अपने दिमाग को ठिकाने पे रख के दिमाग का सही प्रयोग करे। तो यहाँ पर हेड ऑन हिज शोल्डर का तात्पर्य दिमाग को सही से इस्तेमाल करे तो वो टॉम फिनी से भी अच्छा व्यक्ति बन सकता है। इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, वो जिन लोगों के साथ में वो रहता है डेनी केसी, यदि वो उसका अच्छे से ध्यान रखे तो हो सकता है वो बहुत अच्छा व्यक्ति आगे जाकर बन जाए। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर अ यंगस्टर इन द गेम दिस डे, आजकल खेलों के अंदर बहुत सी चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट करती है खिलाड़ियों को, यानी विचलित कर देती है, वो अपनी राह से, अपने मंजिल से भटका देती है और वो मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। तो वो अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है तो टॉम फिनी से भी अच्छा व्यक्ति बन सकता है, ऐसा नजरिया था उनके। वो अच्छा ही बनेगा, वो ठीक है, और ही इज विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, क्योंकि वो देश की सबसे अच्छी टीम के साथ में है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि डेनी केसी एक प्लेयर है जो नेशनल लेवल की टीम है। ही इज वेरी यंग एट, हाँ यद्यपि हालांकि वो काफी छोटा है, लेकिन वो कंट्री की जो सबसे अच्छी टीम है बताता है डेनी केसी के बारे में कि वो मुझसे बड़ा है एज में। ही इज ओल्डर देन आई एम टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, हालांकि प्रथम दर्जे की जो टीम है उसके लिए वास्तव में वो काफी छोटा है, मेरे से बड़ा होने के बावजूद भी उस टीम के लायक वो कुछ एज उसकी कम है अन्य खिलाड़ियों की तुलना में। यू कैन नॉट, सोफी बोलती है कि उसकी एबिलिटीज क्या है, योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, उसके बारे में तुम बहस नहीं कर, तो ठीक है, यानी बहस नहीं कर सकते। ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप, वो तो इतना रिच है और इतना सक्सेसफुल है कि वो एक दुकान खरीदने वाला है। कौन?
सोफी सेड फ्रॉम द टेबल, टेबल पर वहीं पास में बैठी हुई सोफी इस प्रकार से जवाब देती है जियोफ को। ग्रिम्स, वेयर हैड यू हर्ड दैट? तो उसके पिताजी ने चीखते हुए कहा कि तुमने उसको कहाँ देखा? ग्रिम, ग्रिम का मतलब, ग्रिम्ड मीन्स बुरा मुंह बनाना। ही टोल्ड मी सो। तो जियोफ, नहीं सॉरी, सोफी बोलती है, जवाब देती है अपने फादर को कि मैं, मुझे खुद डैनी केसी ने ये बात बताई कि वो एक दुकान परचेज करने, दुकान खरीदने वाला है। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल एंड dragged himself round in his chair। तो इस प्रकार से जब जो सोफी का जवाब वो सुनते हैं तो वो अपने चेयर पे बैठे हुए दूसरी तरफ घूम जाते हैं, राउंड ले लेते हैं। और ऐसे ऐसी आवाज जो सुनी ना जा सके, इन ऑडियोबल, इन ऑडियबल का मतलब सुनाई नहीं दे, और केवल ऐसा लगे कि हाँ कुछ बोला गया है, ऐसी आवाज में वो कुछ बोलते हैं लेकिन किसी को सुनाई नहीं देता, और तभी वो अपनी चेयर घुमा लेते हैं, मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। ऐसी ही कपोल कल्पित कहानी होगी। वाइल्ड स्टोरी का मतलब यहाँ पर है काल्पनिक कहानी, यानी ये मानते हैं फादर कि ये लड़की ऐसी काल्पनिक कहानियां बनाती रहती है। सी मीट हिम इन द आर्केड, जियोफ से, जियोफ बोलता है अपने फादर को कि उसको आर्केड के अंदर, यानी बाजार के गलियारे के अंदर देखा था। एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और उसे बताया भी था कि ये सब कैसे। वन ऑफ दिस डे यू आर गोइंग टू टॉक योरसेल्फ इनटू अ लोड ऑफ ट्रबल, हर फादर सेड एग्रेसिवली। एग्रेसिवली का मतलब यहाँ पर होता है आक्रामक हो जाना, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना। तो गुस्से में पिताजी बोलते हैं कि किसी दिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम अपने आप को टर्बल में डाल लोगे, अपने आप को, योरसेल्फ। जियोफ नो इट इज ट्रू, डोंट यू जियोफ? तो लड़की जवाब देती है कि जियोफ जानता है कि ये सच है क्या? जियोफ, सच नहीं है ये? वो जियोफ से पूछती है। ही वुड नॉट बिलीव यू, टुगेदर ही वुड लाइक टू। तो जियोफ जवाब देता है कि वो, यानी कि ही यहाँ पर रेफर हुआ है फादर के लिए, फादर तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि तुम्हें वो खुद इसका इसका अगला भाग पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।